स्ट्रक्चरली वी नो कि हाँ, किडनी के अंदर किस तरीके से एक मेंटेन हुआ मेडुला कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शनल यूनिट जो कि नेफ्रॉन है उसको देखा। उसको देखने के बाद हम अब देखेंगे कि फंक्शन के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म कैसे होगी उस फंक्शन में। यू नो कि ब्रॉडली यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस चलेगा, यूरिया फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होगी। बहुत सीली सी मिस्टेक होती है, बुक से पढ़ते रहो रटते रहो तो ये पॉइंट आपको मिस हो जाएगा। यूरिया फॉर्म हो गया है लिवर में एंड देन इट ट्रांसपोर्ट टू किडनी। किडनी की तरफ ब्लड जो आ रहा है वो ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू यूरिया आ रहा है एंड पैरेलली जो किडनी जो ब्लड वगैरह जब एवरीवेयर है वहां पे यूरिया कंसंट्रेटेड होता रहता है, इसलिए क्योंकि उससे लिक्विड जा सकता है, ठीक है। जहां जहां कैपिलरी होगा वहां वहां यूरिया लिक्विड जा सकता है। तो यू कैन से कि कंसंट्रेटेड यूरिया का जो कंसंट्रेटेड हाई रहेगा वो रीनल आर्टरी में रहेगा जब टूवर्ड्स द किडनी वो ब्लड वेसल एंटर कर रही है, ठीक है। क्योंकि उसका मेन पर्पस यही है कि सारा बॉडी का यूरिया वहां पे आ रहा है। तो भले ही वो लीवर में फॉर्म हो रहा है बट इट इज पॉसिबल कि वो वहां से डिफ्यूज हो रहा है और वाटर के निकलते ही वाटर के डिफ्यूज होते ही कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। क्लियर? वाटर गया मतलब डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन की तरफ मैकेनिज्म जाएगी, तो कंसंट्रेशन हाई होगा। तो सिंपल आपको रखना है कॉन्सेप्ट में ध्यान कि यूरिया की सिंथेसिस लीवर में, ट्रांसपोर्टेशन किडनी में, दैट्स व्हाई हायर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया रिपोर्टेड इन रीनल आर्टरी नॉट हेपेटिक वेन। क्लियर? एंड देन आपको प्रोसेस पे ध्यान रखना है अब कि यूरिन फॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब एनसीईआरटी का पॉइंट है, हाईलाइट कर लो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन that takes place in different part of the nephron, different part of kidney नहीं, ठीक है। different part of kidney आया, nephron दिया है तो nephron is more accurate answer and correct answer। किडनी में हर जगह नहीं हो रहा है कि वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, देयर इज मैकेनिज्म जहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बट फॉर्मेशन के लिए इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई दैट इज नेफ्रॉन। ओके, अब इन तीन स्टेप को हम थोड़ा सा एक ब्रॉडली समझा दे रहे हैं फिर एनसीईआरटी पे आते हुए। अब देखो, अभी स्ट्रक्चर को मैं कॉम्प्लिकेट कर दूंगी, तुम्हें जैसे पढ़ाया हुआ है पीसीटी डीसीटी सिंपल, इस तरीके से सिंपल नहीं है वो। तो जैसे ही मैं कॉम्प्लिकेट करूंगी मैं इसको यहाँ ले आऊंगी, ठीक है। मतलब तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि फिर ये डीसीटी भी तो पास हो गया, इसको डी क्यों बोला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोमेंस कैप्सूल से अटैच जो है वो पोर्शन ऑलवेज पीसीटी ही होगा, भले ही मैं इसको घुमा के यहाँ ले आऊंगी अभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एकदम क्लियर कट चलो, स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कैप्सूल है, उसमें पीसीटी है, देन हैलेस लूप है, देन डीसीटी है, देन कलेक्टिंग डक्ट है। इतनी सी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए। इसी वोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्ट्रियोल आया, इफरेंट आर्ट्रियोल निकला एंड इफरेंट आर्ट्रियोल की कैपिलरीज इस पूरे सिस्टम के चारों तरफ है और उसी को आप बोल रहे थे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर में जो पहला है ऑब्वियसली एफरेंट आर्ट्रियोल लेके ब्लड आया, वहां से स्टार्ट करते हैं कहानी। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आया, कैसे है क्या प्रोसेस हो रहा है वो सब बाद में बात करेंगे। उसने ब्लड यहाँ पे कैपिलरीज में दिया, कैपिलरीज से अब हमें एक सिस्टम दिख रहा है बेटा, कैपिलरीज की वॉल प्लस ये खाली स्पेस जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे से, और फिर हमें एक ये नेफ्रॉन का पोर्शन दिख रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको बेसमेंट मेम्ब्रेन पता है ना, याद है ना? ये जो कैप्सूल का पॉइंट दिख रहा है ये वाला आपका पहला स्ट्रक्चर होगा जहां पे फर्स्ट स्टेप होगी। तो फर्स्ट स्टेप को हम टर्म दे दिए, कहाँ पे हुआ? ग्लोमेरुलस कैप्सूल में हुआ। किससे हो रहा है? ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उससे हो रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहाँ जा रहा है? वोमेन्स कैप्सूल में जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है एक कोलैबोरेटिव है जिसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो गई है एंड नेफ्रॉन का कैप्सूल इन्वॉल्व हो गया। And that step is known as glomerular filtration, and that is the mechanism of ultrafiltration। यहीं पे खत्म हो, उसके बाद तो कंसंट्रेशन चलता है।
जब आप बोलते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, व्हाई डिड इट कॉल ओनली फिल्ट्रेशन? इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत मल्टी लेयर फिल्टर चल रहा है, और इस मल्टी लेयर फिल्टर से ब्लड से क्या जाना है वो चीज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो एक मैकेनिज्म है इसकी पूरी अलग, उस पर देखते हैं अभी डिटेल में। बट फर्स्ट थिंग क्या हो गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एनी डाउट? बेसिक्स में एनी डाउट? एन लिखना सिर्फ अगर नहीं है, यस लिखना अगर है, वाई लिखना अगर ये है। ये बात समझ में आई? एकदम से हम नहीं बताएंगे कि यार क्या हो रहा है, जैसे हम बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ोगे। चलो, तो क्या कह रहा है ये? वाटर एंड सॉल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन्स आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड पोर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रीनल टैब्यूल। तो हमें पता है, अभी हम पोर और फोर्स पे सब बाद में बात करते हैं, हमें पता है कि हाँ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब जो पोर्शन था जो आपका फिल्ट्रेट आया है, ठीक है, एक रिटेंटेट होता है, जब भी आप कुछ फिल्टर करते हो तो एक रिटेंटेट होता है, एक फिल्ट्रेट होता है जो पार आ गया उससे। तो फिल्ट्रेट अब चला जाएगा आपका यूरिन फॉर्मेशन में, एंड रिटर्नटेट आपका वापस हो गया एफरेंट आर्टरियोल से बॉडी के अंदर वो जाएगा प्रोसेस। इतनी बात सबको क्लियर है? नाउ फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, किधर जा रहा है? ट्यूबुलर पोर्शन से हमने वो बांटा था नेफ्रॉन को टू टाइप्स में स्ट्रक्चरली, नेफ्रॉन में कैप्सूल है एंड ट्यूब्यूल है, ये हमने जनरल डिवाइड कर दिया। ट्यूब्यूल के क्या पार्ट है वो भी ना बात करें तो हमें पता है कि नेफ्रॉन में एक कैप्सूल है और एक ट्यूबुलर पोर्शन है। तो अब ट्यूबुलर पोर्शन में आ गया तो यू नो कि यहाँ पे होगा पीसीटी। क्लियर? अब बताओ, कॉन्सेप्चुअली बताओ कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीड किस चीज की है? प्लाज्मा से तो सारा फिल्ट्रेट आ गया है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी अभी एसेंशियल मटेरियल है और उसमें सबसे आंख बंद करके सबसे पहले तो वाटर ही है, ठीक है, जिसको आपको लॉजिकली याद रखना है कि जब हम कहते हैं कि 200 लीटर पानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और आपको उसको 3 to 4 लीटर में, या कुछ लोग तो 2 लीटर भी पानी पी ले तो बड़ी बात है, मतलब ये मेंटेन करना चाहिए। आप बोतल रखो, आप स्टूडेंट हो, अभी से हेल्दी लाइफ मेंटेन रखो अपनी, एटलीस्ट 4 to 5 बॉटल दिन भर में पानी पी जाएगा। क्लियर? बहुत ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, उससे भी एक्सेसिव उसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं। पानी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पीना चाहिए। क्लियर? तो वाटर का सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन, ये जो इसका आपको बहुत एक मेजर गैप दिख रहा है, तो आज के बाद कभी ये भूलना मत कि ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर आपको फुलफिल करना है बॉडी के लिए, वो आप पी के नहीं कर रहे हो, वो आपकी किडनी कर रही है, वो आपकी किडनी कर रही है। तो सबसे पहले पीसीटी में क्या हो जाएगा, सारा वाटर जितना जा सकता है फास्ट एकदम, वो वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल आ गए हैं जिनको बॉडी की वापस नीड है, वो प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कर गए, जो पोर का था, जो फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म थी उससे वो भी आ गए। लेकिन बॉडी कहता है कि ये वेस्ट मटेरियल नहीं है, मुझे वापस दो, क्योंकि ग्लोमेरुलस कैप्सूल का फिल्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि वो एकदम यहाँ से यूरिन यूरिया ही दे दे और यूरिन और वेस्ट मटेरियल दे दे। दैट्स वाई आपका यूरिन फॉर्मेशन में आपको आगे जानना पड़ेगा। तो कभी भी बेटा लॉजिकली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूरिन को यहाँ नहीं बना दोगे अकेले कि जो ब्लड फिल्टर हुआ और उससे यूरिन बन गया। समझो मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं। नाउ बात आती है सेकेंड, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जब हम वर्ड यूज करेंगे पूरी मैकेनिज्म में रीएब्जॉर्प्शन, ऊपर एक जगह एनसीईआरटी में मार्क कर लो, रीएब्जॉर्प्शन हम यूज करेंगे मतलब नेफ्रॉन के ट्यूबुलर रीजन से कैपिलरी की तरफ वो मटेरियल जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रहना चाहिए। ट्यूबुलर से कैपिलरी में, अब ये हम फिर से बता दें तुम्हें, ये नेफ्रॉन है और ये ब्लड वेसल है। तो कोई भी चीज रीएब्सॉर्ब करना है तो उसको ब्लड में ही वापस भेजना पड़ेगा। आया कहाँ से था? ब्लड से आया, ब्लड से फिल्ट्रेट होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से वो चला गया आपके पीसीटी की तरफ, मतलब ट्यूबुलर रीजन में चला गया। वापस जाना है तो कहाँ जाएगा? फिर से ब्लड में ही जाएगा, ठीक है। बीच में आपको अपने नॉलेज के लिए अभी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि वॉल से वॉल एकदम टच है, तो बीच में आपको मेडलरी रीजन का इंटरस्टिशियल स्पेस भी मिलेगा, जो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी यहाँ पे आप बस इतना समझो, ट्यूबुलर से निकला, कैपिलरी ने लिया, बीच में है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उससे होता हुआ वो क्रॉस कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई?
तो दैट प्रोसेस इज रीअब्जॉर्प्शन। जब ट्यूब्यूल से कैपिलरी की तरफ जा रहा है, इसको आप रखोगे रीअब्जॉर्प्शन। जैसे भी लिखना है लिख लो एकदम शॉर्ट में, ट्यूब्यूल टू कैपिलरी या ट्यूब्यूल टू ब्लड या नेफ्रॉन टू ब्लड। अगर बहुत कुछ कंफ्यूजन है तो नेफ्रॉन से ब्लड में वापस जा रहा है। क्लियर? इतनी बात क्लियर? चलो यहाँ पे जरूरी चीजें वापस चली गई। अभी बाकी है खेल और कि ब्लड में हो सकता है यहाँ पे कंसंट्रेशन के टाइम कुछ चीजें ऐसी थी जो अभी भी वेस्ट है और वो ब्लड को वापस देना है, या कुछ रीअब्सॉर्प्शन में ज्यादा चला गया है। इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म हुआ है जिसको कहाँ होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन के डीसीटी वाले पोर्शन में। समझ लगे फ्रेंड? ट्यूबुलर ट्यूबुलर वाले पोर्शन में ये हो जाता है आपका मेन पीसीटी। मेन बोल रही हूँ मैं, ठीक है? अभी मैं सबके कॉन्सेप्ट के अंदर जाऊंगी तो ये कॉन्सेप्ट फिर से मिक्स होंगे। दैट्स वाई मैं एकदम पहले क्लियर कट बता दूं बेटा। और ये वाला पोर्शन होता है डीसीटी में मेनली। मेनली, ठीक है? इट डजेंट मीन कि सिर्फ यही प्रोसेस हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना। मेनली, ठीक है? तो डीसीटी अब क्या कर रहा है कि ब्लड को कुछ याद आया कि नहीं, ये भाई ये थोड़ा सा मुझे ये मटेरियल और टॉक्सिक रह गया, इसको वापस देना है। तो जब भी मैं कॉन्सेप्ट में आऊंगी कि सिक्रीशन वर्ड आएगा, सिक्रीशन, इट डजंट मीन कि कुछ यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, कुछ सेल यहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स आ गई और वो सिक्रीट कर रही है। दिस इज अगेन रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इज जस्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन नेफ्रॉन एंड ब्लड कैपिलरी। ठीक है? या हम इसको बहुत क्लियर तुम लोग को बोल रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस रखो, क्योंकि जिसके जिसके बीच में होगा वो याद रहना चाहिए। ट्यूब्यूल प्लस कैपिलरीज, ठीक है? ट्यूब्यूल प्लस कैपिलरीज। तो जब हम बोले कि नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरीज की तरफ गया, दैट प्रोसेस इज रीअब्जॉर्प्शन। जब हम बोलेंगे कि कैपिलरी से ट्यूब्यूल की तरफ गया, कैपिलरी से कैपिलरी से ट्यूब्यूल में कोई मटेरियल वापस जा रहा है, it means कि it become the part of urine. It become the part of urine. Then that process is secretion. अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई तो हम फंडामेंटल से आगे बढ़ के मैकेनिज्म में चलें। जो तीन चीज आपको याद रखनी है, एक तो फिल्ट्रेशन, जो एकदम प्रेशर की वजह से, फिल्ट्रेशन लेयर की वजह से, मल्टी लेयर की वजह से वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेट होके फिल्ट्रेट हो रहा है। भाई आपके ब्लड से सब कुछ, आप यूरिन और ब्लड में यू कैन, एक लेमैन से भी आप पूछोगे कि ये यूरिन है ये ब्लड है, वो आइडेंटिफाई कर देगा। और यू आर ए बीइंग अ स्टूडेंट, यू कैन सी कि यहाँ पे रेड कलर का कुछ है और यहाँ पे येलोइस ट्रांसपेरेंट सा कुछ कलर का है मटेरियल, लिक्विड मटेरियल है, और ये इसके फिल्टर से बना है। इसका मतलब इसका बहुत सारा कंटेंट तो रुक ही रहा है, ठीक है? तो दैट इज फिल्ट्रेशन। उसके बाद यूरिन का कंसंट्रेशन डिफरेंट, यूरिन फॉर्मेशन डिफरेंट स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? फिल्टर हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया? जरूरी चीजों को वापस दे दो बॉडी को, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो गया कि कुछ और वेस्ट मटेरियल है उसको वापस दे दो ट्यूब्यूल में, दैट इज द सिक्रीशन। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। सिंपल सा मुझे बता दो, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन क्या होता है, कहाँ होता है, वो सब अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तीन वर्ड आपको क्लियर हुए क्या? एवरीबॉडी रिप्लाई। है ना? पानी साफ हाथ को दे, साफ हाथ। आकाश को हुआ, मनाली को हुआ, बाकी कहाँ है? रिप्लाई करो बेटा, फास्ट रिप्लाई करो। बेटा ये तो पढ़ाने के पहले मैं इतना एनर्जी वेस्ट करती हूँ ना, अभी चाहते तो हम दो स्टेप खत्म भी हो जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हो गया होता। कॉन्सेप्ट पहले अपने माइंड में सेट करो कि होने क्या वाला है। एकदम से हम टेक्निकल वर्ड बोलेंगे तो फिर उड़ जाएगी चीज। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए और सबके जवाब आ जाने चाहिए यस कर। अब हम फिर से एनसीईआरटी थोड़ी सी देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब देखो तुम्हें बहुत अच्छे से कहानी समझ में आएगी। विच इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? ग्लोमेरुलस, एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, बट ये अधूरी सी इंफॉर्मेशन। मैंने बोला ना, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। कैप्सूल इन्वॉल्व हो रहा है, ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हो रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है, एंड दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड बॉडी में, अगर एक टाइम में हम बात करें मिलीलीटर में, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 मिलीलीटर जो है वो ब्लड है। ठीक है, तो एक मीटर में एक पंपिंग का जो एक मिनट में ब्लड जा रहा है 1100 to 1200 ml, एक एक स्ट्रोक वॉल्यूम से, मतलब जब पूरा आपका बॉडी का 500 आप देख रहे हो, तो उसमें ब्लड कितना जा रहा है किडनी में, 1100 to 1200 डेटा है, याद रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ का कॉमन क्वेश्चन है, इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। इसका मतलब आपको पूरे 5000 ml 5 लीटर को फिल्ट्रेट करने में कितना टाइम लगेगा? एक बार पंप करके 1100 1200 जा रहा है, तो पूरे 5000 के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट दिख रहा है, क्लियर? ठीक है, 5 मिनट लगेगा, यस। तो 5 मिनट लग रहा है, मतलब एक बार किडनी को पूरी बॉडी के सिस्टम को उससे ट्रांसफर करने में, पूरे ब्लड को उस तक पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लगता है, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. अब कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब बैकग्राउंड में आपके आ जाना चाहिए माइंड में। आई होप कि सबके आ चुका हो। हम आगे बढ़ते हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। इंपॉर्टेंट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो आपको रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पॉजिटिव प्रेशर। हम प्रेशर पे आते हैं, यहाँ पे इतनी सी कहानी लिखी है, पहले इसको देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, फिर हम इसमें चलेंगे। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में है, कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ये 3 लेयर क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपके एल्वोलाई के पास आपने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराया, तो एल्वोलाई की मेम्ब्रेन थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, प्लस कैपिलरी की मेम्ब्रेन थी। अगेन कहानी वैसे ही कुछ आ रही है, ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, एंड नेफ्रॉन का कैप्सूल का लेयर होगा, मेम्ब्रेन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 लेयर आपके हो गए, क्लियर है? एकदम रफ डायग्राम बना लेना है कैसे 3 लेयर में है क्या, और किधर से किधर ब्लड आ रहा है, डायग्राम तो हम अभी कहीं दिखाएंगे। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। क्वेश्चन, फर्स्ट लेयर जिससे ट्रांसपोर्ट होगा, वो फर्स्ट लेयर क्या है? एंडोथीलियम। किसको बोलते हैं? एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंडोथीलियम। द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। दूसरी लेयर जो पोजीशन में थर्ड पॉइंट पे आएगी, यहाँ गलती करोगे, थर्ड लेयर आएगी, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम सेकंड नंबर पे आएगी। तो फर्स्ट एंडोथीलियम, सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड थर्ड एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल। समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। पहले लाइन पूरी कर देते फिर आते हैं, ठीक है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ वोमेन्स कैप्सूल कॉल पोडोसाइट। मार्क करो, क्वेश्चन है। एपिथेलियल सेल मतलब वोमेन्स कैप्सूल की सेल को क्या बोल रहे हैं? पोडोसाइट। ऑब्वियसली 4 होंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, अभी आते हैं उसके मैकेनिज्म देखते हैं। आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर so as to leave some minute spaces called filtration slit. What is the difference between slit and pore? What is the difference between slit and pore? You are allowed for annotation. एलम जरा यहाँ पे स्लिट और पोर का डिफरेंस ड्रॉ करके बताओ मुझे। What is the difference in structure of slit and pore? इधर एलम ड्रॉ करेगी, इधर मनाली ड्रॉ कर दे,
और किसी की इच्छा है तो इस एरिया में ड्रॉ करो, मैं नाम देख रहा हूँ। ड्रॉ करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लिट एंड होल? ओके, ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर स्लिट हो जाएगा एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होल हो जाएगा। सबको याद आ गया? चलो बाकी रहने दो भी ड्रॉ करने के लिए। हाँ, क्लियर है। चलो, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पोडोसाइट सेल्स की कहानी कुछ ऐसी है कि ये इस तरीके से अरेंज होंगे कि उन सेल के बीच में से कुछ स्पेस बने जो कि इलोंगेटेड हो और स्लिट बनाए। ओके, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, ये हाईलाइट कर लो सो फाइनली वर्ड को, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। So finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the protein pass onto the, except the protein को highlight करो, of onto the lumen of the Bowman's capsule। ये highlight इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इतनी information बस दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, बाकी हम बताते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। Therefore it is considered as a process of ultrafiltration। हो गई अल्ट्राफिल्ट्रेशन की कहानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मार्क नाउ एक्स्ट्रा बियॉन्ड द एनसीईआरटी चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? क्या क्या आया यहाँ पे? हमने लेयर्स की बात की, लेयर्स में तीन लेयर हैं, एक ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज एपिथेलियम ऑफ बोमेस कैप्सूल। ठीक है, बोमेस कैप्सूल के लेयर में हमने बात की कि वहां पे पोडोसाइट सेल्स हैं, एंडोथेलियम में फेनेस्ट्रा होता है, वो भी देखते हैं अपन। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉल करा रहे हैं। एपिथेलियम सेल्स की जो सेल होती है उनको पोडोसाइट बोलते हैं, एंड पोडोसाइट कुछ इस तरीके से अरेंज है, मतलब बहुत लूजली भी नहीं है और बहुत कॉम्पैक्टली भी नहीं है कि उनके बीच में कोई स्पेस ना हो। तो इंट्रिकेट मैनर मतलब लूजली कॉम्पैक्टली के बीच का, इंट्रिकेट मैनर में जिसकी वजह से वहां पे ओपनिंग रह जाए, कुछ स्लिट्स रह जाए और उससे वो जो फिल्टर होना है वो वहां से फिल्ट्रेट हो जाए। क्लियर? और कैपिलरी से चीजें वोमेन्स कैप्सूल में पहुंच जाए। और ये मैकेनिज्म क्योंकि बहुत जो फाइनली यहाँ पर वर्ड लिखा है और प्रोटीन सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। तो डिटेल क्या कहती है, ये चीजें लिख लोगे, ये सबको लिखना है बेटा। डिटेल जो रिस्पॉन्सिबल है इस मैकेनिज्म के लिए, दैट इज, एक तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि जो लेयर है उस स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई लिक्विड मूव कर रहा है, तो लिक्विड को मूव करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्क कर रहा होगा। आप समझना है ध्यान से, ठीक है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्क कर रहा होगा। कहाँ कहाँ प्रेशर है बताओ? एक प्रेशर ब्लड के अंदर होगा, एग्री? हाँ ठीक है मैम, एक प्रेशर ब्लड के अंदर है, एक प्रेशर आपका कैप्सूल के अंदर है। क्लियर? एक प्रेशर ब्लड के अंदर है, ब्लड प्रेशर वाला, जिससे वो फ्लो कर रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर नहीं होता है एक्चुअली, बस आप समझो अभी कि ब्लड प्रेशर है, फ्लो कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए अपन ने क्या किया था, एयर से पूरा उस एरिया को एयर टाइट करते हैं, देन वी रिलीज, उस एयर को रिलीज करते हैं और तब हम फ्लो देखते हैं, तब हम उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो फ्लो अभी चल रहा है बॉडी में, दैट इज नॉट अ ब्लड प्रेशर फ्लो, उसको एवरेज प्रेशर में आते हैं। करेंगे आज उसकी थोड़ी सी बात, क्योंकि अब यहाँ पे ब्लड की बात आ रही है कि वो फिल्ट्रेशन में कैसे रोल प्ले करे। तो एक हो गया आपका उसका ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक आपको याद हो मैंने बोला था ब्लड प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन का नाम बताया था, जो यहाँ पे लिख दिया कि वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा और वो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये टर्म आया था। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। कुछ याद आ रहा है ब्लड पढ़ाते हुए? ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। पहले तो प्रोटीन का नाम बताओ, और फिर ये अगर कॉन्सेप्ट आपको याद आया तो इस कॉन्सेप्ट में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में तीन, सॉरी, फिल्ट्रेशन में तीन प्रेशर इन्वॉल्व हो गए। एक तो वो प्रेशर जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, एल्बुमिन, वेरी गुड, एल्बुमिन इज करेक्ट आंसर। एक तो वो प्रेशर जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, एक वो प्रेशर जो उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन लगा रहे हैं, एक वो प्रेशर जो कैप्सूल के अंदर से लग रहा है। ठीक है बेटा, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, जो ब्लड फ्लो होने का प्रेशर है
वो प्रेशर करता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्ट, मतलब वो फिल्ट्रेशन कराना चाहता है। ऑब्वियसली जो कैप्सूल का प्रेशर है वो रिवर्स करेगा, ठीक है, पुल पुश करेगा, अपने साइड से पुश करेगा कि मेरे अंदर नहीं आ। इसका जो प्रेशर होगा, इसका प्रेशर इसके वॉल पे लगेगा, समझना चीजों को, समझना एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होके। इसके अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो अपने अंदर नहीं आने दे रहा है चीजों को, ये हो गया नेगेटिव प्रेशर। अब मेरे को कोई बता सकता है ये प्रेशर क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑन्कोटिक प्रेशर का काम क्या है? फ्लूइड को मेंटेन करके रखना। तो वो फ्लूइड को बाहर जाने देगा या फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए रोकेगा? इन कंसिडर द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डे। यस बेटा, पता बेटा, निगेटिव होगा, वेरी गुड, ठीक है। वो ब्लड ब्लड के जो लिक्विड है मतलब वाटर है उसको फिल्ट्रेट प्लाज्मा जो है उसको रोकना चाहेगा कि कैपिलरी के अंदर वो प्रेशर लगाएगा कि रुक जाए, ठीक है। वो बांध के रखना चाहता है ना, सॉल्यूट कैसे वाटर के पार्टिकल को बांध के रखते थे, ऑस्मोसिस में चले जाओ, याद करो ऑन्कोटिक ऑस्मोसिस। ऑन्कोटिक इज द स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेशर, ठीक है, जो कोलाइडल मॉलिक्यूल स्पेसिफिक है, ऑन्कोटिक प्रेशर लगा सकते हैं उनके लिए आप बात करते हो, है वो भी वही सॉल्यूट वाला कॉन्सेप्ट प्ले करेंगे, ठीक है। तो वो वाटर को होल्ड करके रखना चाहेंगे, मतलब प्लाज्मा को होल्ड करके रखना चाहेंगे। ये तीन प्रेशर क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना? विल स्टॉप इट, यस बेटा, वेरी गुड। अब वही आ गया रिजल्टेंट, देखो, ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड के अंदर दो प्रेशर है, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है जहां मिस्टेक हो सकती है। पूरे लिक्विड का प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज 50 mmHg, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, 55 हमें मिल गया, क्लियर। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज 30 mmHg, ये भी लिख लिया। किसका है ये? जो आपके ऑन्कोटिक प्रोटीन्स हैं जो उसको वहां पे प्रेशर लगा के ब्लड को रोकने में हेल्प करेंगे, करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो ब्लड को होल्ड कर रहे हैं, ये लिख लिया हमने। देन कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सूल के अंदर जो ऑलरेडी लिक्विड है वो एक प्रेशर लगा रहा है, वो हो गया 15 mmHg, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव प्रेशर, दिस इज नेगेटिव प्रेशर, दिस इज नेगेटिव प्रेशर, ठीक, ब्रैकेट लगा देते हैं। निगेटिव प्रेशर वर्क कर रहे हैं 55 माइनस, प्लस कर दे इसको तो ये हो जाएगा 45, या चलो इसको माइनस को हटाते हैं, ये दोनों को निगेटिव प्रेशर को प्लस कर लेते हैं तो 45 हो गया, एंड 55 माइनस 45 आपको रिजल्टेंट प्रेशर आ गया 10 mmHg। एमसीक्यू में आपको मिलेगा 10 mmHg ही वो प्रेशर है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव? पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर किसका था? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था 55 mmHg, जो पॉजिटिवली वर्क भी कर रहा था, क्लियर। निगेटिव प्रेशर कौन कौन निगेटिवली वर्क कौन कर रहा है? अपने आप में ये प्रेशर पॉजिटिव में ही है, ये भी प्रेशर पॉजिटिव में है, लेकिन ये निगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब फ्लो को रोक रहा है, फिल्ट्रेशन को रोकेगा। तो आपने निगेटिव निगेटिव को प्लस कर दिया, तो 30 प्लस 15 आपको निगेटिव प्रेशर वाले मिल गया 45, रिजल्टेंट आपको क्या आया 55 माइनस 45 10 mmHg। ये अगर साइन ज्यादा होता है इधर का तो आप इसको बोलते, अगर ये -55 होता है, ये 45 होता है, तो -10 mmHg आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? जो पॉजिटिव है, तो 55 रिस्पॉन्सिबल है, -45, देन आपका 10 mmHg। अब ये ब्लड प्रेशर देगा 120, ठीक है, एवरेज प्रेशर जो फ्लो चलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 टू 70 mmHg, वो रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ग्लोमेरुलस का प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 30 जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, ये तो कत्ते ही गलत है, ये भी कत्ते ही गलत है। ये प्रेशर आपको बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए, 55 है पॉजिटिव प्रेशर। अगेन आई रिपीट, निगेटिव प्रेशर लगाने वाली दो चीजें हैं, एक ब्लड के अंदर ही ऑन्कोटिक है, वो निगेटिव है, इस मेथड के लिए निगेटिव प्रेशर है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 30 mmHg, एंड
दूसरा आपका निगेटिव इसमें रोल प्ले कर रहा है कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू है 55 mmHg। तो जो आपके निगेटिव निगेटिव है उसको आपने कर लिया प्लस, रिजल्टेंट हो गया वो 45। पूरी प्रोसेस के लिए आपने रिजल्टेंट प्रेशर दिखाया, तो जो प्रेशर वहां पे लग रहा था 55 माइनस 45 आ गया आपका 10 mmHg। इज इट क्लियर? यस और नो फटाफट बता दो। तो क्वेश्चन आएगा कि विच प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल फिल्ट्रेशन देन ओनली ग्लोमेरुलस नहीं हो सकता है, रिजल्टेंट है इन तीनों प्रेशर का। ग्लोमेरुलस अकेले नहीं फिल्टर कर पाएगा अगर इधर से प्रेशर नहीं है। ये रिजल्टेंट आपको, क्योंकि वो फिर 55 mmHg एक साइड से ही पूरा जाएगा। क्लियर? तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए आपको अपोजिट और धीरे से एक प्रोसेस फिल्टर होना है, वो प्रेशर रिजल्टेंट प्रेशर ही नहीं आएगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, यहाँ फ्लूइड है यहाँ फ्लूइड है तो दोनों फ्लूइड के प्रेशर होंगे ही होंगे। और रिस्पॉन्सिबल प्रेशर फॉर द फिल्ट्रेशन दैट इज 10 mmHg। ये प्रेशर है जो रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। प्रेशर वाली चीज क्लियर हो गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेयर्स की। लेयर्स में हमने बोला पहली लेयर आ रही है आपकी कहाँ? कैपिलरी में। कैपिलरी की कौन सी लेयर है? कैपिलरी की एंडोथीलियम लेयर है। ठीक है, एंडोथीलियम लेयर से कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट मीन्स कि उस लेयर में पोर होंगे एंड उस पोर को बोलते हैं फेनेस्ट्रा। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, फेनेस्ट्रा, नोट इट डाउन। और प्रोसेस हो जाता है फेनेस्ट्रेशन से ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फेनेस्ट्रा। तो फेनेस्ट्रा और पोर ऑफ ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम सेल्स प्रिवेंट्स, ध्यान रखना, अब ये सब नोट डाउन करना है बेटा तुम डायरेक्ट। प्रिवेंट्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट में आपने सेल्स पढ़े हैं ना, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, उनको प्रिवेंट कर दिया। बट अलाउज ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू पास थ्रू। अब तो एक 3 लेयर की आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझी। देखो बेटा, मैं डेप्थ में ले जाऊंगी बिल्कुल, तो एकदम जो समझा दिया वो वहां पे पैकअप। 3 लेयर का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ में आ गया। अब हम ब्लड के अंदर 3 स्टेप की फिल्ट्रेशन, मतलब कैपिलरी में 3 स्टेप फिल्ट्रेशन बता रहे हैं, तो एकदम अटेंटिव। पहला जो फेनेस्ट्रा था एंडोथीलियम का, उससे क्या हुआ? ब्लड सेल्स रुक गई लेकिन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा पास हुआ है जिसमें प्रोटीन है। क्लियर? फिर आता है बेसल लैमिना। बेसल लैमिना क्या कर रही है? प्रिवेंट्स फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज प्रोटीन, जो इसके थ्रू प्रोटीन आ गए थे उसको इसने रोक लिया। क्लियर? फिर आता है स्लिट मेम्ब्रेन बिटवीन पेडिसेस, जो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाता है लैमिना में, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज पेडिसेल। क्लियर? एक यहाँ पे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर खुद ही वो बन रहा है, पेडिसिल आ गया। ये पेडिसिल क्या कर रहा है? प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ मीडियम साइज प्रोटीन। पहले लार्जर प्रोटीन को रोका, फिर मीडियम साइज की प्रोटीन को रोक दिया, क्योंकि जो ये सब चीजें हैं ये यूरिन में नहीं जानी चाहिए। दैट्स वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से सबसे पहले ऐसे समझो कि अभी देखो सिंगल फिल्ट्रेशन एकदम सिंपल सी चीज समझ लो कि आप चाय पत्ती बनाए, चाय पत्ती में आपने चाय बनाया, सॉरी चाय पत्ती नहीं, चाय बनाई, चाय पत्ती है, अदरक है, तुलसी की पत्ती है, काली मिर्च है, वॉटेवर, आपने दूध दूध चीनी सब कुछ डाल दिया और उसको आपने चाय छन्नी से छान लिया। तो आपको सिंपल रिटेंटेड में अदरक के टुकड़े दिख रहे हैं, चाय पत्ती दिखेगी, लेकिन यू कांट सेपरेट द सुगर, यू कांट सेपरेट द टेस्ट ऑफ अदरक, यू कांट सेपरेट द टेस्ट ऑफ इलायची। ठीक है, तो इस प्लाज्मा के फिल्ट्रेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट जा रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन एक छन्नी की जगह आपने कई मल्टी लेयर छन्नी लगा दी, तो पहले वाले से प्रोटीन आ गए थे और सेल रुक गई थी। ठीक है, हमारे अदरक के टुकड़े पहले रुक गए लेकिन चाय पत्ती आ गई। चाय पत्ती में भी हमने चाय पत्ती में अभी इलायची के छोटे छोटे समझ लो छिलके वाले पोर्शन है, उसको रोक लिया हमने। फिर लो आगे स्टार्ट कर। तो सिंपल सी चीज मैं बता रही थी कि फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन में हमने चाय पत्ती की चाय को छानने के लिए एक ऐसी छन्नी यूज की जिसका ऊपर का पोर थोड़ा बड़ा था, उससे चाय पत्ती क्रॉस करके और कुछ इलायची के रेमिनेंट्स क्रॉस करके, लेकिन अदरक रुक गया। ठीक है, फिर अदरक रुक गया तो वो तो वापस ब्लड में जा ही रहा है, ब्लड फ्लो चल रहा है, वो चला गया, मतलब यहाँ पे ब्लड में मान लो तो बड़ी सेल्स जो है वो रुक गई। लेकिन वो जो आगे की तरफ इलायची आई थी वो चाय पीने में आएगी तो वो तो अच्छी नहीं लगेगी इलायची के छिलके,
तो फिर बेसल लैमिना का पोर्शन ने क्या किया, उस बड़े वाली इलायची को वापस कर दिया। अभी भी चाय पत्ती छोटी छोटी आगे की तरफ गई है, उस चाय पत्ती को सबसे लास्ट में पेडिसल्स के बीच में जो स्लिट मेम्ब्रेन्स हैं, जो स्मॉलर पोर्स होंगे, अब ऑब्वियसली इनके पोर साइज का देखोगे तो फेनेस्ट्रेशन, बेसल लैमिना एंड देन स्लिट मेम्ब्रेन के जो पोर होंगे ये सबसे फाइन होंगे। तो इन्होंने क्या किया, छोटे प्रोटीन को भी रिटर्न कर दिया। अब ये सब चीजों से जो पास आउट होके आया उसमें प्लाज्मा में बट लार्जर प्रोटीन नहीं है, स्मॉलर प्रोटीन्स नहीं है, क्लियर, फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है, आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, एल्बुमिन नहीं है, फाइब्रोजन नहीं है, ये सारे कंटेंट वहां पे नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। अब आप सब समझ लो, पुरानी चीजें या रिकॉल करो, हिमोग्लोबिन नहीं है, ये सब चीजें नहीं आएंगी यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट स्टेप को हमने यहाँ पे मैकेनिकली समझ लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जिसमें फर्स्ट स्टेप था क्या आपका, कैपलरी से पास होना, कैपलरी से अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन स्लिट, पेडिसेल, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, और फेनेस्ट्रा। अब इसको लेयर को देखो, ये सबसे इंटरनल लेयर है, फिर आपकी ये बेसल लैमिना वाली लेयर है, एंड देन ये आपकी रेड कलर की जो दिखाया है इसके ऊपर पेडिसल है, पेडिसल के बीच में स्लिट्स दिख रही है, सॉरी 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 मैंने उसी पे कलर चला दिया, ध्यान से देखो। ये वाली, ये स्लिट दिख रही है, ये स्लिट दिख रही है, ठीक है, इससे पास ऑन होगा। तो यहां से गया, यहाँ से गया यहाँ, फाइनली अब इससे बाहर निकलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके बच्चा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, आप इसके साथ ही अटैच्ड क्या दिख रही है, पोडोसाइट सेल। आते हैं उसके कॉन्सेप्ट में, इनके बीच में क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो वेरी गुड बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो पोर्शन है, मैं तुम्हें बता दूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो पोर्शन जहाँ पे तुम इंडिया में लीड कर सकते हो, जहाँ बच्चे बोर होते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है, एंडोक्राइन और एक्सक्रीटरी। डाइजेशन सब पढ़ के आते हैं, रेस्पिरेशन सब पढ़ के आते हैं, सर्कुलेशन सब पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में रो रो के पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं सब। एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बहुत टेक्निकल आती हैं और ये बार बार आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये आपके लिंक से हट जाती है, और कुछ एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, अगर टफ क्वेश्चन है तो वो ऐसे ही बनते हैं, लॉजिकल, कि कहाँ पे क्या है, कितना प्रेशर है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन की जो मैकेनिज्म। तो दैट्स वाई ये वो पोर्शन है जहाँ पे आप लीड कर सकते हो, और क्वेश्चन हर साल ही आने हैं, ऐसा है नहीं कि आएगा नहीं। तो एकदम अटेंटिव वे में अब लेयर्स को देख लो बेटा। जो मेन था रोकना इसी को था कि जाना क्या है। तो मेन काम किसके पास है, ब्लड कैपिलरी के पास, ये नीचे के साइड है। और ये एक मिनट रुको, एक तो मैं ना, मेरे को बड़ा बेकार लगता है धीरे धीरे कोई चीज, अब मैं ऐसे करूं तो मेरे को ऐसे लगता है क्या कर रही हूँ टाइम पास कर। देखो ये वाली लेयर जो हो गई ना, ये क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरी वाली है। चलो मैं यहाँ से बता रही हूँ, ये वाली ब्लड कैपिलरी है, ये वाली ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली क्या हो गई, कैप्सूल की लेयर आ गई। ठीक है बच्चा, हो गया काम खत्म। यहाँ पे आपको एपिथेलियल पोडोसाइट दिख रहा है, अब इतनी बड़ी बड़ी तो होती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना दिया गया। पत्थर जैसे देखो, मांडवी वांडवी पे देखो तो वहां पे पत्थरों के बीच से पानी आ जाता है ना, वैसा ही एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एकदम किनारे पत्थर चट्टान रखी है, इनके बीच से पानी आ सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ जो प्लाज्मा जा रहा है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो रहा है यहाँ पे। फेनेस्ट्री वर्ड याद रखना, फेनेस्ट्री नोट डाउन कर लो। फेनेस्ट्री ओपनिंग, अब यहाँ पे मल्टी लेयर को नहीं शो किया गया है, आप मल्टी लेयर से देख रहे थे कि प्लाज्मा की बड़ी सेल, बड़े प्रोटीन, छोटे प्रोटीन, ये सारे रोक लिए गए हैं। नाउ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मेम्ब्रेन में आया, बेसमेंट मेम्ब्रेन से और आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, इधर का प्रेशर रोक रहा है, इधर का प्रेशर भेज रहा है, रिजल्टेंट प्रेशर 10 mm Hg का यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा और वोमेन्स कैप्सूल के पोर्शन में प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? नो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है।
और इमेज देख लो। लाने वाली आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। फिल्ट्रेट कहाँ से बन रहा है? ग्लोमेरुलस से। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ग्लोमेरुलर लिखा ही नहीं। ये वाली कैपलरी आपकी क्या है, आपने पढ़ रखी है, ग्लोमेरुलस है। इस कैपलरी से बनने वाली फिर से आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, वो आगे लेके गई। उसमें क्या क्या आएगा आप देखो, यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर मोती जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ग्रीन कलर लार्जर प्रोटीन को शो कर रहा है। सॉल्यूट्स आपको स्मॉलर स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर से दिख रहा है, बाकी तो कुछ यहाँ पे शो नहीं किया है। तो इनका कहने का मतलब है वाटर और सॉल्यूट इधर पास कर गया आपका लिक्विड, एंड बड़े प्रोटीन वापस आ गए। देख पा रहे हैं ना हरे वाले मोती जैसे स्ट्रक्चर, तो एकदम ही पर्ल जैसा स्ट्रक्चर में वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया, तो वापस है इफरेंट आर्ट्रियोल में एज इट इज है। कुछ सॉल्यूट है वो भी एज इट इज है, कुछ सॉल्यूट है जो पास करके चले गए हैं, और लिक्विड तो जा ही रहा हो। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर यूनिट आपकी क्या हो गई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की यूनिट हो। इसका रेगुलेशन तक आपको काफी, ये बार बार आएगा, अभी रेगुलेशन तक आपको पढ़ना है। नाउ बैक टू एनसीईआरटी आते हैं। ये समझ में आ गया ना बच्चा सबको? बैक टू एनसीईआरटी, ओपन योर एनसीईआरटी, मार्क the amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerulus filtration rate. That is important point for the board purpose भी आपको बोर्ड के में शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जीएफआर ही होता है। अब इतना रेगुलेशन पढ़ाया ना बेटा आपको, दो चीजों का रेगुलेशन आपने देखा, रेसेप्टर्स देखे, न्यूरल सिस्टम का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट देखा, तो यू कैन रिलेट कि जीएफआर अगर कम होगा तो वहां पर रिसेप्टर होंगे जो इस प्रेशर को रीड कर रहे होंगे बेटा, फिल्ट्रेशन रेट के, जिस प्रेशर से फिल्ट्रेशन हो रहा है इसको रीड कर रहे होंगे। तो जीएफआर कम हो रहा है मतलब किडनी को सप्लाई नहीं मिल रहा है। याद है वो ब्रीदिंग में लास्ट लास्ट में मैंने एक कार्टून वाली इमेज दिखाई थी, किडनी बोल रहा था ब्लड भेजो ब्लड भेजो, हार्ट फेल्यूर वाले मैकेनिज्म जो कार्टून इमेज था, वहां पे मैंने एक रास सिस्टम का नाम लिया था, RAAS रास सिस्टम। तो वही रेगुलेशन है। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को सेंस करेगा, यहाँ की यूनिट जो अपरेटस है ये सेंस करेगा, इस पे जो रिसेप्टर है, फिल्ट्रेशन डाउन चल रहा है, सिग्नल जाएगा कि भाई ब्लड की सप्लाई फास्ट करो, किडनी को प्रॉपर फिल्ट्रेट मिल नहीं रहा है। चलो ये तो ऐसे बता दिया, अभी नहीं जाओगे उसमें तो भी क्लियर है, रेगुलेशन में आएंगे। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट सिंपली क्या हुआ, दैट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी, नॉट द ब्लड। ओके, ब्लड से रिलेटेड नहीं है, इट इज टॉकिंग अबाउट द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट वर्ड ही है उसमें। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी, पूरे किडनी से जो चल रहा है वो अमाउंट को आप क्या बोल रहे हो, जीएफआर रेट, उस किडनी के रिस्पेक्ट में। GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute. That is 180 लीटर पर डे, जिसको हम आपको अप्रोक्सीमेटली बोला मैंने कि 200 लीटर आपको वाटर की जो सप्लाई है वो मेंटेन करना पड़ेगा, और वो नहीं मेंटेन हो रहा है। क्यों वो नहीं मेंटेन करना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि आपके हिस्से का वो काम आपकी किडनी करती रहती है। ठीक है, ये डेटा वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, याद रखना। जीएफआर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो डेटा दिया है इस डेटा को मल्टीप्लाई करके वो पूछ सकता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन वो कर सकता है कि एक किडनी, एज्यूम दैट एक किडनी इतना जीएफआर रेट दे रही है तो वो कितना लीटर प्योरीफाई करेगा, कितना लीटर फिल्ट्रेट वो बनाएगा पूरे दिन में, आधे दिन में, आर दे सकता है। तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड बाय दैट डेटा। आगे बढ़े। The kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. देखो रेगुलेशन अलग से भी पढ़ना है, लेकिन यहीं पे इसी पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है, थोड़ा सा हम आज भी देखेंगे इसको। One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus. अब टाइम आ गया है कि डीसीटी को मैं पास में लेके आ जाऊं। ठीक है, तो एकदम अटेंटिव रहना। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, फिल्ट्रेट आगे चला गया है। अब क्योंकि जीएफआर की बात आ गई थी, इसलिए एनसीईआरटी में भी यहाँ पे रेगुलेशन वाला पॉइंट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी दे दिया। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है उस रेगुलेशन की, एक मैकेनिज्म का एक मैकेनिकल पार्ट है जहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस वर्क करेगा। अब क्या होता है नहीं होता है वो यहाँ पे दिया नहीं इनने।
देखो, JGA इज a special sensitive region formed by the cellular modification, देखो यहाँ पे, इन द DCT। अब कहोगे मैम फिल्ट्रेशन के पास तो DCT आएगा नहीं, नहीं आएगा, अभी हम इमेज दिखाएंगे। मैंने बोला था कि मैं मोड़ के ले आऊंगी DCT को पास में, क्योंकि नेफ्रॉन इज अ वेरी स्मॉल यूनिट और वहां पे प्रेजेंट है, DCT पास में ही है। जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, स्केमेटिक बनाते हैं, तो हम इस तरीके से आपको इमेज दिखा दी, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पे इतना कन्वोलेटेड है कि ये यहीं पे प्रेजेंट है। तो आ जाओ वापस, हाईलाइट कर लो, JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन। सेंसिटिव रीजन इंडिकेट कर रहा है कि नर्वस सिस्टम का पार्ट बनेगा, ये सेंस करेगा, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होंगे, कुछ सेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी GFR को सेंस करने में। Formed by cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, बेटा एकदम समझना, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं। DCT कहाँ आई है? एफरेंट आर्ट्रियोल के पास आई है, EPT के पास, एफरेंट आर्ट्रियोल के पास नहीं है, मतलब इसके पास नहीं है, एफरेंट आर्ट्रियोल के पास। तो अगेन यू कैन रिलेट कि यहाँ पे एक होगी एफरेंट आर्ट्रियोल की कैपिलरी, मतलब सॉरी मेम्ब्रेन, एंड दूसरी मेम्ब्रेन किसकी आएगी? DCT की। समझ रहे हो? NCERT में लिखा हुआ है, इग्नोर नहीं करना, हम तो डिटेल में पढ़ाएंगे अभी। ये हो गया वो रीजन जो दोनों का ज्वाइनिंग कर रहा है। तो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। JGA is special sensitive region formed by cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole। मतलब यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा, अभी हम सेल वगैरह सब बताएंगे, यहाँ कौन सी सेल है, वहां कौन सी सेल, और यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा। क्लियर? इस मॉडिफिकेशन का रीजन है कि ये दोनों कांटेक्ट में है एक दूसरे से। मार्क कर लेना, एफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ दियर कांटेक्ट, मतलब इधर नहीं होगा, देख लो समझ लो अभी, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल के इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कोई दो स्ट्रक्चर आपस में सट रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो एट द टाइम, एट द पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे वो कॉन्टेक्ट है एक दूसरे से, वहां पे ये एपरेटस मॉडिफिकेशन से डेवलप हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां तक की चीजों को पहले बाहर चलते हैं, समझते हैं, उसके बाद फॉल इन GFR पे बात करेंगे। अच्छा, क्लियर है? चलो आगे देखो, ये मैंने आपको बता दिया, वही चीज यहाँ लिखी है, आप इसको नोट डाउन करने में रख लोगे ध्यान में। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन तीन मेन प्रेशर। वन प्रेशर प्रमोट्स फिल्ट्रेशन, टू प्रेशर अपोज फिल्ट्रेशन। ये नोट्स बना लोगे, अब हम इस पे रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लो। अब एक चीज ये भी रुक जाओ, अभी बात करें। ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं उसको देखते हैं, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? जक्स्ट्रा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, तीन पार्ट में याद रखो नाम को, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ग्लोमेरुलस के पास ही है किसके किसके बीच में? एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT। देखो हम ले आए, DCT को ले आए हैं एफरेंट आर्ट्रियोल के पास। ठीक है, ये वाली क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, होता है एफरेंट है, मैं तुम्हें एकदम अलग से समझ में आए, एफरेंट एफरेंट में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इफरेंट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे यूज करेंगे। इफरेंट आर्ट्रियोल से इसका लिंक नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, लिंक कहाँ है? यहाँ पे। ये जो है ये हो जाएंगी आपकी इस साइड की जो सेल कैपलरी की तरफ मॉडिफाई होती हैं। ध्यान से सुनना, कैपलरी हम बोल रहे हैं मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल की बात बोल रहे हैं, ब्लड वेसल की तरफ मॉडिफाई होंगी, उनको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके नाम में। ठीक है, ओके। ठीक है, इसका मतलब ये जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा ये इसमें से ही कुछ चीजों को सेंस कर रही है। किसको सेंस करेगी? जो प्रेशर वेरी कर रहा है। ठीक है, जो प्रेशर वेरी कर रहा है उसको सेंस करने के रिसेप्टर यहाँ पे होंगे, बाद में आएंगे उस पर। अब इसी ज्वाइंट लोकेशन की एक स्ट्रक्चर है जो DCT के अंदर भी मॉडिफाई हुई होगी, अभी मैंने बताया ना दोनों के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। तो DCT के अंदर जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो सेल्स क्या होती है? मैकुला
डेंसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने यहाँ पे क्या बता दिया आपको? मैंने पहले तो आपको स्ट्रक्चर जो कल समझाया था, उसमें जो डीसीटी को हमने ड्रॉ करते वक्त दूर ले गए थे, उस डीसीटी को मैंने पास ले आया है। पास भी ऐसा लाया है कि वो एफरेंट आर्ट्रियोल के पास है, मतलब इस साइड है। क्लियर? इतना पास ले आया है इसको घुमा के। और उस पास आने के केस में एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी एक दूसरे से ज्वाइंट है, होता ही है ऐसा। क्लियर? उस ज्वाइनिंग की पोजीशन पे एफरेंट आर्ट्रियोल की लेयर और डीसीटी की लेयर के सेल के बीच में मॉडिफिकेशन हो गया। सेल के बीच में मॉडिफिकेशन हुआ। रेड कलर से मैं ब्लड वेसल की तरफ का डिजाइन कर रही हूँ, एंड ग्रीन कलर से मैं आपका डीसीटी वाली सेल डिजाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ सेल से जेनरेट क्या हो गया है? फॉर्मेशन हो गया है दो सेल का, दो ग्रुप ऑफ सेल्स का। एक है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, दूसरा है जो कैपिलरी की तरफ हुआ है वो जेजी सेल है, एंड दूसरा है मैकुला डेंसा सेल। ओके बच्चा, लोकेशन क्लियर रहना चाहिए एकदम। ये स्ट्रक्चर है एपरेटस वाला, ये स्ट्रक्चर है बस एपरेटस। सॉरी, इतना भी नहीं करना चाहिए मुझे, ये वाला स्ट्रक्चर। चलो, ये स्ट्रक्चर, ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर है juxta glomerular apparatus, in which two main cells are participates which involve in the regulation of the functioning of urine formation. They are juxtaglomerular cells which present in capillary wall, मतलब blood vessel wall, and macula densa which present in DCT layer. मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बता दो समझ आया या नहीं आया? पर ये आपको नोट डाउन करना है, एक रफ डायग्राम भी बना के रखना है जिससे आपको समझ में आ जाए। आ गया? वेरी गुड। ठीक है, बाकी चीजें आपको पता है, एफरेंट आर्टेरियल यू नो, ग्लोमेरुलर कैप्सूल यू नो, कैपिलरीज यू नो, ये सारे टर्म्स आपको पता है। इतनी चीज नई इंट्रोड्यूस हुई इस स्टेप पे, उस स्टेप को हमने ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब इसका एक फ्लो चार्ट अभी देख लो, इसको हम रेगुलेशन में दोबारा पढ़ाएंगे। चेंज इन रीनल ब्लड फ्लो, जीएफआर। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में चेंज हो रहा है। इसका रीजन क्या है? रीनल को जो ब्लड की सप्लाई आ रही है उसके ब्लड फ्लो में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, वो पूरा रिजल्टेंट प्रेशर में चेंज है, अच्छे से ब्लड नहीं आ रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड में चेंज है। चेंज इन NaCl, सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी टू डीसीटी, ये आएगा अभी बाद में जब डीसीटी आपका वहां पे मेंटेन करा, मतलब मैकुलर डेंसर। अब हम तुम्हें यहाँ पे एक चीज बता दें, जब नाम आ ही गया तो थोड़ी सी चीज समझ लो। जेजी सेल जो है वो प्रेशर को डील कर रही है, सेंस कर रही है, एंड मैकुलर डेंसिटा ये हो गया आपका बैरो रिसेप्टर। या सिंपल अभी ये समझो कि प्रेशर को सेंस करने वाले रिसेप्टर इसके पास है, और मैकुलर डेंसा जो डीसीटी में है उसके पास केमिकल रिसेप्टर है। तो केमिकल रिसेप्टर है वो, जैसे आपने पहले केमिकल रिसेप्टर देखे हैं ना, H+ आयन को, CO2 को, O2 को सेंस करने वाले, उसी तरीके से ये क्या है? केमिकल रिसेप्टर है जो NaCl के अमाउंट को सेंस करके रेगुलेट होता है। ठीक है, मैकुलर डेंसा सेल सेंस द चेंज, चेंज को सेंस किया। जेजी सेल एक्टिवेट होती हैं। रेनिन हार्मोन, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम में एक हार्मोन का नाम लिया था, उसको आपको हमेशा याद रखना है। रेनिन इज एंजाइम, रेनिन इज हार्मोन, प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट फंक्शन इज वेरी वेरी डिफरेंट। ये एंजाइम है जो चाइल्ड में मिल्क के डाइजेशन, केसीन के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ये हार्मोन है जो रास सिस्टम का आर है, किडनी के रास रेगुलेशन का आर फॉर रेनिन हार्मोन। क्लियर? तो रेनिन रिलीज होता है, रेनिन से एक पूरी मैकेनिज्म चलती है, एंजियोटेंसिन एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल पे वर्क करता है। वैसो एक्टिव एजेंट होते हैं जो कि पूरे के पूरे आपके बॉडी में जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, साइज डायमीटर कम हुआ, तो यू नो कि फ्लो बढ़ जाएगा और वही ब्लड ज्यादा अमाउंट में किडनी तक पहुंचने लगेगा। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, अभी इसको देख के घबराना नहीं है, बस आप यहाँ पे समझो कि आ गया है, तो थोड़ा इतने तो पढ़े लिखे कमजोर नहीं है कि हम यहाँ पे बोलेंगे तो एकदम आउट हो जाओगे। ठीक है, तो चेंज इन डायमीटर,
रिस्टोरेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, जिसको ये सेंस किया था ये यूनिट, वो यूनिट सेंस करने के बाद जो एबनॉर्मलिटी सेंस किया था वो नॉर्मल हो गया एज अ रिजल्ट है। अभी बस इतनी सी चीजें समझो, फिर हम बाद में बात करेंगे एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म क्या है, इनएक्टिव फॉर्म क्या है, कौन कहाँ बनता है, कौन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कौन किसके बाद किस स्टेप आएगी, वो पूरा रास सिस्टम आपको रेगुलेशन में। क्लियर है बच्चा? अभी जितनी चीज समझनी थी वो एपरेटस का नाम आ गया। एपरेटस की मॉडिफाइड सेल आपको याद रखनी है। देखो ये इमेज बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये पीसीटी हो गया आपका, ये डीसीटी आके टच है, ये है दोनों पास में, लेकिन ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट इज पीसीटी। ये डीसीटी है। डीसीटी का वो पोर्शन जो, देखो जैसे मैं मार्क कर रही थी ना वहां पे, उसी तरीके इधर होगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, इधर होगा मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा केमिकल को सेंस कर रही है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर जो प्रेशर ऑफ ब्लड आ रहा है उसको सेंस कर रहा है, या फिल्ट्रेशन जीएफआर रेट को सेंस करेगा। समझ में आ गया बच्चा? हाँ, रेनिन सिक्रीशन वगैरह ये बात वही हो जाता है आपका रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, जब हम बात करेंगे रेगुलेशन की। तो अभी हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं ताकि तुम्हें मिक्स ना हो। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, छोड़ो ये भी नहीं दे रहे हैं। अब हम प्रोसेस पे ही आते हैं आगे, क्योंकि प्रोसेस आज कंप्लीट करनी है। तो फिल्ट्रेशन हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। फिल्ट्रेट कहाँ आ गया बेटा, इस जगह, यहाँ पे आ चुका है फिल्ट्रेट। इसको डायरेक्शन क्या है, ये प्रेशर के अकॉर्डिंग अब इधर मूव करता जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, पीसीटी, ठीक है। स्टेप 2 पे आ जाते हैं, दैट इज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। शुरू शुरू में आज क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ठीक है, पहले फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, देन सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन के बाद आएगा सिक्रीशन। अब रीअब्जॉर्प्शन वाले पे चलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का सीधा सा मतलब है कि यहां से ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ, यहाँ से वहां मतलब कैप्सूल अगेन वही नेफ्रॉन से ब्लड में वापस जाएगी चीजें, जो भी नेसेसिटीज हैं, जो भी जरूरी चीजें आ गई हैं उनको वापस भेजना है। रीनल कार्पसस याद है, ग्लोमेरुलस प्लस ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल। रीनल ट्यूबुलर रीजन मतलब ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ रीनल, एंड लास्ट में आपका कलेक्टिंग डक्ट हो। ये भी अच्छा इमेज है, आपको फ्लो समझ में आएगा। ब्लड इधर से आ रहा है तो ये एफरेंट हो जाएगा, इधर जा रहा है तो ये एफरेंट हो जाएगा, बीच में फिल्ट्रेशन हो गया, पहला स्टेप, फिल्ट्रेशन फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू नेफ्रॉन में ट्रांसफर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन इन ट्यूबुलर रीजन। तो कैपिलरी से चीजें आई हैं आपकी, डिस्टल ट्यूब्यूल, ये तो चला गया, ये सिक्रीशन वाला पोर्शन, मतलब कुछ रह गया है तो वो वापस डीसीटी को भेज रहा है, थर्ड स्टेप। तो पहले हम देखते हैं, अब देखो एब्जॉर्प्शन वाले में, एब्जॉर्प्शन वाले में ध्यान से देखना, रीनल कार्पसल में हो गया है फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन वाले में मेन रोल प्ले कर रहा है पीसीटी, reclaims those substance the body can use, get rid of the some things, जिसकी बॉडी को नीड है वो उसको रिक्लेम करेगा, दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। डीसीटी, अभी पीसीटी में क्या क्या हो रहा है वो ये तुम टेबल एक देख लोगे पूरा अच्छे से, तीनों जगह पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं पहले एनसीईआरटी पे देख लेते हैं फर्दर प्रोसेस क्या है। एनफ इन्फॉर्मेशन लिखिए बेटा, जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना आपको ध्यान में रखना है, और इमेज को ध्यान में रख के आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो। A comparison of the volume of the filtrate formed per day 180 liter per day with that of the urine release 1.5 liter, again वही data wise आपका information आगे चल रहा है, and then suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule। और इस आइडिया से आप जा रहे हो अब सेकेंड स्टेप पे कि यहाँ पे प्रोसेस होगा रीअब्जॉर्प्शन का। द प्रोसेस इज रीअब्जॉर्प्शन, जो रिक्लेम करना है बॉडी को। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, अगेन क्या क्या इन्वॉल्व होगा इसमें, ट्यूबुलर की सेल होगी, एपिथेलियम सेल,
इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट में परफॉर्म दिस एदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, या तो कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एक्टिवली वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैपिलरी की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है उसके तरफ चला जाएगा, या तो वो एनर्जी यूज करके, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में एनर्जी यूज करके चला जाएगा, या तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टूवर्ड्स विदाउट यूजिंग, सबको याद होगा आई थिंक, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही चीज है, विदाउट यूजिंग एनर्जी, सिर्फ वहां से जो चैनल है ट्रांसपोर्टेशन का उसके थ्रू मूव कर जा रहा है, तो पैसिवली मैकेनिज्म हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल, फिर हाईलाइट करो, ये एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, highlight this. For example, substance like glucose, amino acids, sodium ion in the filtrate, mark कर लेना बेटा, are reabsorbed actively, actively reabsorb होगा, whereas the nitrogenous waste are absorbed by passive transport, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी अगर जा रहा है तो वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कर सकता है, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो फिर से जाएगा और फिर से उसको रिक्लेम किया जाएगा, तभी ट्यूबुलर सिक्रीशन वाला स्टेप डीसीटी में आएगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस एदर, जब मैं बोलूं डिफरेंट सेगमेंट, मतलब ये प्रोसेस एवरीवेयर चल रही है, लेकिन कहीं मेनली है, कहीं जनरल है, मतलब हो रहा है, कहीं जहाँ पे बिल्कुल नहीं है वो भी हम बताएंगे कि जहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, वाटर कहाँ बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, और वाटर रेगुलेशन से किडनी रेगुलेट कर गई है, तो नए एक्वापोरिन बना के वाटर कैसे निकलेगा वो भी रेगुलेशन में बताएंगे। तो अभी क्या लिखा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, जो चीजें चाहिए वो एक्टिवली या पैसिवली रिक्लेम करेगा, बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इस ट्रांसपोर्टेशन में हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो कि फिल्ट्रेट से रीएब्सॉर्ब हो गए, एक्टिवली वापस चले गए हैं ब्लड में, एंड यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, वापस गए ब्लड में, टू ब्लड, ठीक है, एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे बेटा कंफ्यूज हो गए कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों जा रहा है वापस, तो उसका कोई इलाज नहीं, सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म चल रही है, जो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेगा, वहां पे ऐसा कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म अभी यहाँ पे इस रीजन में नहीं है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को सेंस करके वापस भेज, दैट्स वाई वो वापस जा रहा है, ठीक है, सब नहीं जा सकता, पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन इधर लो हुआ बस रुक जाएगा। Reabsorption of water also occurs passively in the initial segment of nephron, that is the PCT, तभी आपने बोला कि मेनली क्या है, पीसीटी में जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका, ये वाला पैरा जो है रीअब्जॉर्प्शन वाला, ये है पीसीटी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, आप मार्क कर लो, उसके बाद जो हम टेबल और चीजें दे रहे हैं वहां से आप इसको क्लियर समझो। पीसीटी की बात हुई, पीसीटी में हमने देखा कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो वापस जा रही हैं, मेनली आप यूजफुल चीजों के बारे में ध्यान रखोगे, यूजफुल चीजें वापस जा रही है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव हम एनर्जी लगा के वेस्ट मटेरियल को तो वापस नहीं भेजेंगे, क्लियर, इसलिए एनसीईआरटी की वो लाइन एकदम दिमाग में फिट कर लो कि एक्टिवली हम नाइट्रोजनस वेस्ट को लगा के किडनी तो वापस नहीं भेजेगा, मतलब नेफ्रॉन वापस नहीं भेजेगा, तो वो पैसिवली जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, देन डीसीटी आ जाएगा आपका, नहीं पहले पीसीटी की चीजें देख लेते हैं, क्या क्या जा रहा है, सब्सटेंस रीएब्सॉर्ब, अब मैंने बोला मेनली यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन चल रहा है, डजंट मीन कि यहाँ सिक्रीशन नहीं चल रहा है, क्योंकि वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, वो दोनों आपस में इंटरेक्शन बना रही है, ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक है पूरा आपका, अभी आगे देखोगे तो उसमें लिखा है काउंटर करंट मैकेनिज्म, वहां पे हम करेंगे कवर, ठीक है, अभी देखो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो हाँ सोडियम आयन गया, क्लोराइड आयन गया, बाइकार्बोनेट गया, और वाटर, ऑब्लिगेटरी, व्हाट इज ऑब्लिगेटरी एंड व्हाट इज फैकल्टेटिव, दोनों की मीनिंग बताओ, मीनिंग समझ में आ जाएगी तो इसका पोर्शन तुम्हें एकदम फिट हो जाएगा माइंड में कि पीसीटी का मेन काम क्या है, ऑब्लिगेटरी मतलब मस्ट, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, जहां जरूरी है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज कर जाए, दैट इज फैकल्टेटिव, तो आ जाते हैं वापस,
लिखा है ऑब्लिगेटरी वाटर, मतलब दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। अगर वाटर को आपको एक जगह देना है स्पेसिफिक कि जहां से वाटर का सबसे हाई लेवल में रीअब्जॉर्प्शन होता है, देखो बेटा सबसे पहले बॉडी क्या क्लेम कर रही है, ये जो 180 लीटर का आपने कैलकुलेट कर दिया, तो सबसे पहले तो बॉडी उसी को रिक्लेम करेगी। तो वाटर सबसे पहला रीजन क्या है, पीसीटी वहां से ऑब्लिगेटरी है, मतलब इसका मेन फंक्शन हो गया कि ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा। बाकी सारी चीजें अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अकॉर्डिंग टू डिमांड एक्टिवली और पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब चारों ऑप्शन में आया है तो आपको एक को टिक करना होगा, तो यू विल गो फॉर द वाटर। पीसीटी में देखो ये चारों करेक्ट है ना, लेकिन ऑल ऑफ द अबव ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप ऑल ऑफ द अबव तो नहीं करना, अब इन चारों में सही देना है, तो वाटर को प्रायोरिटी दोगे। सिक्रेशन पे अभी नहीं जाते हैं। लूप ऑफ हेनले, सोडियम क्लोराइड, जो आपने नीचे देखा था ना हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज लूप ऑफ हेनले। वहां सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी और सिक्रीट कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है ये टेबल का कि यहाँ सिक्रीट, यहाँ पे वॉसर एक्टा देती कुछ नहीं है लूप ऑफ हेनले में। पीसीटी के बाद वॉसर एक्टा से जो आप पीसीटी देख रहे हो, पीसीटी ये था वॉसर लूप ऑफ हेनले हेयर पिन लैग, और इसके साथ जो वॉसर एक्टा आपके पेरिट्यूबुलर है, इस पोर्शन में वॉसर एक्टा सिक्रीट नहीं कर रही है, दैट्स वाई हम सिक्रीशन के लिए मेन रोल बोलते हैं डीसीटी। पीसीटी मेन काम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और इधर आपके NaCl वापस निकलते हैं, लेकिन सिक्रीट कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना ये पॉइंट। फिर आ जाती है डीसीटी की बात, तो डीसीटी में आपका क्या है, डीसीटी मेन सिक्रीशन का रोल प्ले कर रहा है, तो डीसीटी के क्वेश्चन आपको ये वाले पूछते हैं। ठीक है, और वाटर देखो आया फैकल्टेटिव, अगर कुछ फंक्शन में काम चल रहा है ऐसा कि वाटर का डिमांड बॉडी में ज्यादा है और वैल्यू कम हो गई है, तो डीसीटी उस रेगुलेटरी मैकेनिज्म से इस पोर्शन से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इनफैक्ट कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वाटर की डिमांड है बॉडी को तो वाटर और जाएगा, नॉर्मल प्रोसेस से जितना किडनी वाटर दे रही है उससे ज्यादा वाटर को वो ट्रांसपोर्ट करेगी, दैट्स वाई फैकल्टेटिव, एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एज पर रिक्वायरमेंट, जब मैकुलर डेंसा सेंस कर लेगी अमाउंट ऑफ, अब आ जाओ देखो रेगुलेशन वाला थोड़ा शायद तुम लोग रिलेट कर पाओ, मैकुलर डेंसा सेंस कर लेगी सोडियम क्लोराइड के अमाउंट को, तो एज पर रिक्वायरमेंट वहां पे रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सोडियम अपने साथ साथ पीछे पीछे वाटर को लेके जाता है, तो सोडियम ले गए तो वाटर भी जाएगा। आई आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है और टफ हो रहा है, और मैं बार बार कह रही हूँ ये रेगुलेटरी यहाँ पे मिक्स हो रहा है, दैट्स व्हाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखो कि आपको हम पढ़ा रहे हैं तो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका पीसीटी और डीसीटी। गेट्स रीड ऑफ दो सब्सटेंस द बॉडी डज नॉट वांट टू नीड, चला गया है लेकिन बॉडी को नहीं चाहिए, रीअब्सॉर्ब मतलब वो वापस आएगा टिब्यूल में, सम मोर, रीअब्सॉर्ब मतलब वो वापस जाएगा ब्लड में। एक सेंटेंस ये हो गया, जो इसका मेन काम है कि ये यहाँ पे सिक्रीशन में रोल प्ले करेगा, मतलब गेट्स रीड ऑफ दो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को और क्लेम करेगा, इसमें पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं जिसको अभी बॉडी की नीड नहीं है, वो वेस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट प्रोवाइड्स द ऑप्शन ऑफ रिक्लेमिंग, ऑप्शन ध्यान देना, देखो कैपिटल में लिख दिया है, एज पर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन कर दिया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है तो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्वापोरिन फॉर्म होंगे और वहां से एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, क्लेमिंग H2O और लेटिंग इट पास आउट ऑफ द बॉडी, और ऐसे कंडीशन में जो यूरिन होता है वो मोर कंसेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, अब ट्यूबलर ये तो हो गया, पीसीटी से आपने डीसीटी में भेज दिया और कलेक्टिंग डक्ट तक भी चले गए थे, थोड़ा सा ट्यूबलर सिक्रीशन वाले पोर्शन को हाईलाइट करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड ट्यूब्यूल सेल्स इनटू द ट्यूबलर फ्लूइड, मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, अब सब चीजें समझ में आ रही होंगी, बस वो देखने में टफ लग रही है, इनटू द रीनल ट्यूब्यूल ल्यूमेन वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में वापस आ गया कैपिलरी से। सिक्रीट्स हाइड्रोजन, क्रिएटिनिन आया है तो क्रिएटिन टेस्ट होता है इसलिए, पोटेशियम आयन
from the peritubular capillaries into the renal tubule if not filtered at the ग्लोमेरुलस। अगर ग्लोमेरुलस में ये रुके नहीं थे, फिल्ट्रेट में अभी ये आ गए थे, तो इसको वो सॉरी, इफ नॉट, अगर वो नहीं आए थे तो ये क्या हो रहा है, दोबारा आ रहा है ना, ब्लड में है अभी, क्रिएटिनिन ब्लड में है, क्रिएटिनिन का अमाउंट चेक किया जाता है यूरिन में, क्रिएटिनिन को डीसीटी में वापस भेजना है, तो हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये वापस अभी कैपिलरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि वो फिल्ट्रेट के टाइम में नहीं फिल्टर हो पाए थे, तो वो एफरेंट आर्टरियों से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वासा रेक्टा होते हुए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में अभी डीसीटी में दोबारा सिक्रीट हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, नेजल फिल्ट्रेशन में नहीं आए थे, इसलिए लिखा हुआ है इफ नॉट फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, अगर ग्लोमेरुलस में नहीं हुए होंगे तो वो यहाँ से भी सिक्रीट हो सकते हैं। सिक्रीशन नेवर टेक्स प्लेस इन हैंडलेज लूप बेटा। eliminates other substance from the body to remove wastage and regulate blood level of certain ions, include substance in excessive level and natural poisons। एक लेवल तक सब कुछ मेंटेन करने का ये लास्ट जगह मिल रहा है नेफ्रॉन को, जहां पे वो डीसीटी के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है, आप सारी टॉक्सिक सब्सटेंस डीसीटी में आ जाए जो भी रिमेनिंग रह गया। क्लियर बच्चा, सिंपल सी चीज है, वही समझ। चलो अब टाइम भी ओवर हो रहा है और तीनों स्टेप हो गए, एक बार एनसीईआरटी से मैं समराइज कर देती हूँ, फिर ये सब जो कंसंट्रेशन वाला है ना, ये आएगा अभी आगे, उसमें समझाऊंगी। तो आप लुप ऑफ हेनले वाली चीजें और ये एक बार रीड करना, ये रेगुलेशन वाला तो मैं पूरा कराऊंगी दोबारा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रेटेड सब्सटेंस लाइक H प्लस आयन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, वापस जा रहा है, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है, जो अमोनियम आयन है, क्रिएटिनिन है, जो H प्लस आयन है, एसिडिक एनवायरमेंट बनाएगा, वो सब वापस कहाँ जा रहा है, यूरिन के फॉर्मेशन में जा रहा है, ठीक है बेटा, तो वापस ट्यूबुलर रीजन में आ रहा है, तो प्रोसेस इज सिक्रेशन। मेन मेन जगह कहाँ है, डीसीटी में, कहाँ नहीं होगा, हैनलेस लूप में, कहाँ है लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं है, पीसीटी। देखो मैं सारे ऑप्शन तुम्हें बता रही हूँ, मेनली कहाँ एब्सेंट है, कहाँ नहीं होगा, और ये सब अभी देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो एज ए रिजल्टेंट हम देख रहे हैं कि सारी चीजें जो रिक्लेम करनी थी वो रिक्लेम हो गई, और जो यूरिन फॉर्मेशन में जानी है वो अब डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलाइसिस, माइनर से मेजर कैलाइसिस, एंड मेजर कैलाइसिस से रीनल पेल्विस के थ्रू वो यूरेटर में ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो, क्योंकि रिक्लेम अभी जो वेस्ट मटेरियल है उसको ट्यूब्यूल रिक्लेम कर रहा है, वापस ले रहा है और ज्यादा, as it helps in the maintenance of ionic and acid balance of blood body fluids। समझ में आया बच्चा? तो ये एक आप इमेज देखो, ये पीसीटी चल रहा था प्रोसेस, ये हेनलेस लूप हो गया पूरा, ये डीसीटी है, ये पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे भी है पोटेशियम आयन, उसकी थ्योरी अलग है, थ्योरी इज करेक्ट, इमेज इज रॉन्ग, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट, रॉन्ग भी नहीं कह सकते, एज पर रिक्वायरमेंट होती हैं चीजें। चलो टाइम ओवर हो रहा है।